सो वेलकम मेरे फ्यूचर टॉपर्स, मैं सूर्य प्रकाश। वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी। और आज मैं लेकर आया हूं तुम्हारी स्पेशल डिमांड पे सैंपल पेपर का सोल्यूशन। यस, मेरा टारगेट है कि मैं तुम्हें मैथ और साइंस के एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करवाऊं। और इसको मैंने तुम्हारी इजी रखने के लिए दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया है। यानी कि हमारा जो पहला पार्ट होगा उसमें हाफ पेपर सॉल्व करेंगे और दूसरे वाले पार्ट में हाफ पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक दिन बैठकर 3 घंटे का वीडियो भी देखना उतनी अच्छी बात नहीं है जितना तुम्हें इसमें पढ़ना चाहिए। यानी तुम अपनी पूरा रिवीजन दिन भर करो और शाम को बैठकर मेरे साथ आराम से प्रैक्टिस करो अपने मैथ्स और साइंस के सैंपल पेपर की। यस, मैंने इंडिविजुअल पीवाईक्यूज करा रखे हैं, उसकी सीरीज ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है, देख लेना। अब आज हम शुरू करने वाले हैं एक सैंपल पेपर का पार्ट 1। और ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जितने भी सैंपल पेपर कराऊंगा वो अलग अलग बुक्स के हैं, अलग अलग जगहों से लिए गए हैं, और उन सब के क्वेश्चंस आने की चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और बेसिकली मैं बता दूं, ये पेपर जो है वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए है। बेसिक वालों के लिए भी अलग से मैं कुछ बनाऊंगा जरूर। ऐसा बिल्कुल मत सोचे बेसिक्स वाले कि उनके लिए कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि 1 मार्क्स का होगा, तुम्हें भी पता है पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अब इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड द इर्रेशनल नंबर। अगर कोई रेशनल नंबर है और कोई इर्रेशनल नंबर है तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा। समझते हैं इस चीज को कि इसका प्रोडक्ट क्या आ सकता है। मान लेते हैं हमारे पास एक रेशनल नंबर है √2 मल्टीप्लाइड बाय √3। इन दोनों का रूट कितना आया? √6। अगर हमारे पास √8 है और मल्टीप्लाइड बाय √2 है, कितना आया? √16। और √16 कितना होता है? 4। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। यानी आंसर डी इज करेक्ट, बोथ रेशनल एंड इरेशनल। अब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, इस तरह के कभी भी क्वेश्चंस आए ना तो याद रखना कि जो प्रोडक्ट होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। बस याद रख लो, सॉल्व करके वहां दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज का क्वेश्चन है तो ऑलरेडी तुम्हें यहां पर सॉल्व करके नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ सही आंसर पता होना चाहिए। अच्छा, एक यहां पर मैं तुम्हें राइटिंग टिप्स दे दूं। जब तुम अपना पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम पूरा लिखोगे आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, और फर्स्ट का यहाँ पे डी पार्ट था, तो इसके बाद तुम लिखोगे डी, और डी के बाद पूरा आंसर भी लिखना। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख दो, ऑप्शन नंबर ना डालो, या फिर नंबर लिख दो और ऑप्शन ना लिखो। पूरा का पूरा ऑप्शन लिखना, इससे टीचर को आसानी होती है कॉपी चेक करने में, और वो तुम्हें इरिटेट नहीं होता। और अगर टीचर यार इरिटेट हो गया ना तो नंबर जरूर काटता है, इस चीज को याद रखना। चलो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देखो क्या कह रहा है। इन अ गिवन फिगर ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ(x) इज शोन। एक ग्राफ है पॉलिनोमियल का एफ(x) का, जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, देन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि यहां पर एक चीज ध्यान से रखना, जितनी बार एक्स एक्सिस पे वो टच करेगा ग्राफ, जितनी बार टच करेगा उतने ही जीरोस होंगे, उतने ही जीरोस होंगे। तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इट हैव एक्स की 2 वैल्यू, और 2 वैल्यू का मतलब 2 जीरोस। यानी आंसर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब ये तो एग्जाम तुम्हारे बोर्ड तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो करने थे तुम्हें, किए होंगे तो तुम इजीली कर लोगे, नहीं करोगे तो अब हूं मैं करा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। कभी भी ये मत सोचना कि बहुत लेट हो चुकी है, तुम अब 60-70% ही ला सकते हो, नहीं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बच्चों को देखा है जो दिसंबर से स्टार्ट करके ना फिर भी 93% तक लाए हैं। और ऐसे बच्चों से मैं पर्सनली मतलब हमारी ही कोचिंग का रिजल्ट आया हुआ है, तो मैं तुम्हें मिलवा भी सकता हूँ ऐसे बच्चों से। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, 1 नंबर का है। इन अ गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस, 2 लाइंस बनी हुई है, यानी 2 लीनियर इक्वेशन यहां पे होगी, आर शोन। द पेयर ऑफ दीज लाइंस इक्वेशंस इज। इन दोनों लाइंस कैसी होंगी? पहला ऑप्शन है कंसिस्टिंग विद द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट सॉरी इनकंसिस्टेंट बट कैन मेड
कंसिस्टेंट बाय द एक्सटेंडेड दिस लाइंस, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, इस तरह की लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये कंसिस्टेंट हो जाती है। दूसरा लिखा हुआ है कंसिस्टेंट विद द यूनिक सॉल्यूशन, और फोर्थ लिखा हुआ है हमारा इनकंसिस्टेंट। अब ऐसे में तुम्हें करना कैसे? पहली बात तो ध्यान से देखो, दोनों लाइन के बीच में एरोस बने हुए हैं साइड साइड में, यानी हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं नहीं, और मल्टीपल वैल्यूज को फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब तुम एक चीज देखो, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही ना। ये लाइन अलग यहां पे जा रही है, ये लाइन अलग यहां पे जा रही है। दोनों लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट नहीं करती है तो यहां पे पहली चीज तो हमें क्या मिल जाती है? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। पहला हिंट तो हमें ये मिल गया। सबसे पहले देखो कहां पर यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक जगह, ऑप्शन नंबर सी पर। सो दैट हमारा आंसर क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के बाद कंसिस्टेंट है, ऑब्वियसली कंसिस्टेंट है। क्लियर होगी बात? मतलब 10 सेकंड मैक्सिमम बता रहा हूं जब तुम इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लोगे। मैं तो फिर भी तुम्हें समझा रहा हूं, तो मुझे 1-2 मिनट लगेगा एक्सप्लेन करने में, क्या है, कैसे टैकल करना है, कौन सी हिंट्स को हमें देखना है। बट स्टिल अगर तुम्हें सारी चीजें पता होंगी ना, तुम 10 सेकंड में कर लोगे। ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 नंबर का है क्वेश्चन नंबर 4। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 25 इज 0 इज, कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं? इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 3 टर्म तो है नहीं यहाँ पर। जब 3 टर्म नहीं है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। यानी हम सिंपली यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो 25 हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। एंड नाउ जब x की वैल्यू निकालोगे तो इट बिकम्स रूट 25। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई +5, एक आ गई -5। कहाँ गया आंसर? ऑप्शन नंबर बी। मतलब सोचो, इस लेवल के बिल्कुल तुच्छ कह सकते हो, बिल्कुल तुच्छ लेवल के एमसीक्यूज तुम्हारे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, और अगर तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाए तो सोचो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है तुम्हारे अंदर। कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता ही है भाई, आज के टाइम पे तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिस की। इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है, ताकि तुम लोगों की प्रॉपर प्रैक्टिस हो पाए। क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो, आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड है कि यार ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लगने हैं। अभी क्या है, आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया होगा अगला। तो बेसिकली होगा क्या इस केस में? इस केस में यही होगा, आपका दिमाग ब्रॉड होगा, आप हर तरह के क्वेश्चंस को एक साथ टैकल करना सीखोगे। इसलिए सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। यहाँ पर एपी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ध्यान से देखो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एपी इफ d इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7, an इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू बतानी है। अच्छा ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी? अब ध्यान से देखना, एपी में हमारे पास an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास सबकी वैल्यू गिवन है, d गिवन है, देखो d गिवन है, n भी गिवन है, an भी गिवन है। हमें a की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। an की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है। n की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 1। और d की वैल्यू कितनी है? सॉरी, n की तो 7 है ना, n की 7 वैल्यू है। और d की कितनी है हमारे पास? -4। एपी के अंदर जब तुम कैलकुलेट करते हो ना, तो तुम्हारे जो सॉल्यूशन है, जो प्रॉपर साइन का मिस्टेक है ना, उस पर जरूर ध्यान देना। बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं, और इसका एक सिंपल सा तरीका है, कहीं भी आपको माइनस की डिजिट दिख रही है ना, अगर आपको गलती नहीं करनी है, 100% श्योरिटी से चलना है, तो पहले ही इसको ब्रैकेट में कर दो। ब्रैकेट में लिखोगे, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी। सॉल्व करते हैं, चलो। 4 इज इक्वल टू a प्लस, ये प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा? माइनस, और 7 में से 1 को माइनस किया 6, और 6 4 जा 24। सो यहां से a इज इक्वल टू निकालेंगे तो 4 प्लस 24, सो a इज इक्वल टू 28।
सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व हो जाएगा आराम से। एपी का इतना अच्छा क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला है। बात समझ में आई? क्लियर है? अब एक हिंट देता हूं तुम्हें, एक हिंट देता हूं। इस चीज को याद रखना हमेशा, मतलब लिख लो कहीं पे, लिख लो कहीं पे कि अगर अगर इफ जो हमारा डी है ना वो अगर नेगेटिव है, अगर हमारे एपी के अंदर हमारा जो डी है वो नेगेटिव है, तो याद रखना जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ोगे डिजिट्स छोटी होती जाएगी और जैसे जैसे पहले आओगे डिजिट्स बड़ी होती जाएगी। मतलब जो हमारा सीक्वेंस है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा इफ डी इज नेगेटिव। और अगर डी पॉजिटिव है, ठीक इसी का उल्टा, अगर डी पॉजिटिव है तो हमारा जो सीरीज होगा या जो सीक्वेंस होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। हिंट्स है, बहुत जगह यूज करके तुम इससे एमसीक्यूज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इजी सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्री से आ गया है क्वेश्चन। चलो करते हैं इसको भी। क्या लिखा हुआ है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट साइन थीटा कॉस थीटा एंड द कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, ये दो पॉइंट्स हैं एंड दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बतानी है। ध्यान से देखना, एक पॉइंट मान लेते हैं ये है हमारे पास ए और दूसरा पॉइंट ये बी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। हमें आराम से पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट के क्वाड्रेंट यानी x1 और y1 क्या है हमारे पास? है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसके क्वाड्रेंट यानी x2 और y2 क्या है हमारे पास? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चीज समझ में आ गई? डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या? अगर डिस्टेंस फॉर्मूला पता है तो वीडियो को सबसे पहले ना यही रोको और चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डालो कि तुम्हारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। तभी मैं मानूंगा कि हाँ तुम्हें सही पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। एक्स और वाई के पॉइंट्स मिल गए। अब अगर हम ए बी निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला के पॉइंट्स अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? याद करो, रूट में होता था कुछ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इन रूट। याद आया? चलो सॉल्व कर लेते हैं फिर। क्लियर है? ए बी की वैल्यू क्या होगी यहां पर? तो x2 हमारे पास क्या है? cos थीटा माइनस साइन थीटा। या मैं लिख दूं फॉर्मूला पहले? चलो लिख देता हूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इन रूट। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा x2 की वैल्यू कितनी है? cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस यहां क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और ये सब कुछ इन रूट। तो यहां से देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे? यहां से हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस यहां पे क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? a का स्क्वायर, और जब माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा स्क्वायर ही हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस किस में चला गया? प्लस में। अच्छा देन प्लस, और जब माइनस का फिर से स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। देन हमारा लास्ट में क्या होता है? माइनस। क्या हो जाएगा ये? माइनस, और माइनस करके क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। लेकिन अब एक चीज देखोगे, तुम्हारा साइन थीटा किस में था? माइनस में। कॉस थीटा किस में था? माइनस में। और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। तो जब माइनस माइनस जुड़ के यहाँ पे प्लस बनेगा और जब इस माइनस के साथ फिर से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तुम पहले ही इस माइनस को कॉमन ले सकते हो। माइनस को कॉमन लेकर देन तुम इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा तब भी हो जाएगा। मुझे पता था तो मैंने डायरेक्टली कर लिया। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ चीजें कट रही है क्या? कुछ चीजें कट रही हैं, ध्यान से देखो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नेगेटिव और पॉजिटिव कट गया यहाँ पे। यहां से देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2
साइन स्क्वायर थीटा इन रूट। यहां से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा √2, और रूट के अंदर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और तुम्हें पता है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है। सो यहाँ पे आंसर कितना आ गया √2। सो √2 कहां पर है, ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, √2 इज आवर करेक्ट आंसर। समझ में आई, मतलब 1 2 3 4 स्टेप्स में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हें 1 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हें लगेगा कि तो बहुत ईजी है 10-15 सेकंड में हो जाएगा, तो उसको 10-15 सेकंड में खत्म कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसकी कैलकुलेशन में तुम्हें टाइम लग जाएगा 2 से 3 मिनट का। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है प्री बोर्ड के अंदर या तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर, जब भी तुम 3 घंटे का सैंपल पेपर या कोई बोर्ड पेपर सॉल्व कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उस केस में। सो फाइनली देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमारे पास बहुत ही अच्छा डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में गिवन क्या है दैट AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC इज इक्वल टू BD अपॉन में DC गिवन है, ठीक है। और एंगल B और B कितना गिवन है 70 डिग्री का, और एंगल C कितना गिवन है दैट इज ऑफ 50 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, एंगल BAD फाइंड करना है, BAD यानी ये पूरा एंगल फाइंड करना है। बड़े आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ करना भी है क्या, हमें कुछ करना भी पड़ेगा क्या। अगर हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर लें, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये 70 50 कितना हो गया 120 हो गया, और 180 में से अगर हम माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बट 60 डिग्री हमारे आंसर में कहीं भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें जो एंगल फाइंड करना था वो बाय मिस्टेक हमने BAC पढ़ लिया था, बट हमें फाइंड करना है BAD, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, हमें पूरा होल एंगल फाइंड आउट नहीं करना है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं देंगे, और ये चीज ध्यान से देखना, जैसे मैंने गलती से तुम लोग यहाँ पढ़ लिया, तुम भी हो सकता है गलती से एंगल ABC पढ़ लो, पॉसिबिलिटी होती है इन चीजों की। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हमारे पास जो गिवन है ना हम उसी का यूज करेंगे। हमारे पास गिवन ये चीज है, यानी कि AB अपॉन में AC इज इक्वल टू BD अपॉन में DC गिवन है हमारे पास ये। दूसरा क्या गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री। तुम देख रहे हो यहाँ लाइंस का रेशियो गिवन है, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, मतलब कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि लाइंस का रेशियो जब गिवन होता है AB अपॉन में AC इज इक्वल टू BD अपॉन में DC, मतलब ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 आर सिमिलर। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है, ये चीज समझ में आ गई। अब सिमिलरिटी से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, सिमिलरिटी से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें, ट्रायंगल A प्लस ट्रायंगल एंगल B प्लस एंगल C, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, एंगल B की वैल्यू ऑलरेडी 70 डिग्री गिवन है और एंगल C की कितनी गिवन है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां से एंगल A की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 180 में से कितना आया था 60 डिग्री आ जाएगा, एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। अब हम क्या करेंगे, लाइंस का रेशियो अगर गिवन था और ये सिमिलर था, तो यहां पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सिमिलैरिटी का। किसका दिमाग लगाएंगे, सिमिलैरिटी का। जल्दी से दिमाग लगाओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। आया दिमाग में कुछ, ध्यान से देखो, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, मतलब कि हमारी जो ये लाइन होगी, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल ए कितने डिग्री का आया है, एंगल ए आया है 60 डिग्री का, तो एंगल ए का अगर हम हाफ कर देंगे तो इट बिकम्स 30 डिग्री, यानी कि हमारा जो ये वाला एंगल है कितने डिग्री का आ गया 30 डिग्री का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें बस चीजें पता होनी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये दिया हुआ है तो इससे ये आउटपुट निकाला जा सकता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्किप हुआ है ना, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होगी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे टाइपिस्ट ने मिस कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ गिवन फिगर
इफ PT इज अ टेंजेंट, अच्छा ये जो PT जा रही है ये एक टेंजेंट है विद सेंटर O और एंगल TPO, एंगल TPO ये 35 गिवन है, देन मेजर द एंगल X, X एंगल की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल है, ओरल तरीके से करें क्या, देखो ये वाला एंगल टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है सर, ठीक है। तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर इसको हम ट्रायंगल ले लें तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो T की वैल्यू कितनी गिवन है 90 प्लस 35 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस जब इसमें हम प्लस करेंगे इट बिकम्स 125 एंड नाउ एंगल O की अगर हम बात करें तो इट बिकम्स 55 डिग्री। 55 डिग्री आ जाएगा, बोलो आ जाएगा 55, बहुत अच्छे। यानी कि हमारे पास जो ये वाला एंगल था इसका आंसर कितना आया 55 डिग्री। अब तुम ध्यान से सोच के देखोगे तो ये डायमीटर है और डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। तो इस वाले एंगल को जब तुम्हें फाइंड आउट करना होगा इसे, तो तुम क्या करोगे, सिंपल 180 माइनस 55 इट बिकम्स 125 डिग्री। सो 125 एंड आंसर नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक तरीका और बताऊं, एक तरीका और बता दूं और भी थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो अगर कोई ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो इस पे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इसके पास वाले एंगल को छोड़ दो तो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, हमेशा हमेशा सम के बराबर होगा। यहां पर भी देखो एक ट्रायंगल बताइए और इस ट्रायंगल की एक साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया तो जो यहां पर एंगल बन रहा है x ये किसके बराबर होगा, इसको छोड़कर इन दोनों के सम के बराबर, 90 और 35 इट बिकम्स 125। सो 125 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बहुत सारे तरीके जो दिमाग में उस टाइम पे टैकल कर जाए उससे सॉल्व कर लेना, ये मत सोचना कि यार सर ने तो कुछ और तरीका बताया था, नहीं नहीं, जो दिमाग में आ रहा है शुरू करो बस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखा हुआ है that two circles of radii 10 centimeter and 8 centimeter intersect each other and the length of common chord is 12 centimeter। ठीक है, हमसे बोला है कि तुम्हारे पास दो सर्कल है और दोनों की दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच की जो कॉमन कॉर्ड है ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर की, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और वही लगे हाथ अगर हम इसकी रेडियस देखें और इसकी रेडियस देखें तो रेडियाई कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज, तो दोनों के सेंटर की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, क्या लगता है कितनी होगी। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10। ठीक है, दो सर्कल है, दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो कितनी है 12 है, ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमें मिला यहाँ पर एक ट्रायंगल जिसका 90 डिग्री है ये और ये है इसकी हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमें इसका ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, मैं एक दूसरा कलर ले लूं, अगर हमें इसकी ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो इस ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36 इन रूट, पाइथागोरस यूज कर रहा हूं मैं और कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल पाइथागोरस है। तो 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया इट बिकम्स 4, 9 में से 3 गया इट बिकम्स 6, 64। ओके, और ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो गई 8। वही अगर हम दूसरे साइड वाले की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की बात कर लें, सेम कलर आ गया क्या, एक कोई दूसरा का ब्लैक आ लेता हूँ, चलो। अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसके लिए हमारा ये कितना होगा 6, बट ये कितना होगा 8। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो हाइपोटेन्यूज कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो इट बिकम 64 माइनस 36 इन रूट। ठीक है,
यहां पे अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और यहां 5 में से 3 गया, इट बिकम्स 2, 28, 28। ठीक है, ये आया 28। 28 को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दैट 2√7। कैसे? क्योंकि 2 इंटू 7 इंटू 2, ये कितना है? 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। तो 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया एंड √7 अंदर आ गया। अब इन्हीं दोनों का सम, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आई 8, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आई 2√7। इस पूरे को प्लस कर ले तो दोनों के सेंटर के बीच की लेंथ आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी 8 प्लस 2√7, ऑप्शन नंबर डी। आराम से सॉल्व हो जाएगा, बस तुम थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लेते हो तो। कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है प्रेशर फील होता है एग्जाम के टाइम पे, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन उन सारे प्रेशर्स को पॉजिटिव रखो अपनी स्पीड को मेंटेन करने में। अगर तुम्हारी स्पीड अच्छे से मेंटेन है, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन कॉस की पावर 8x और 2 कॉस की पावर 6x और कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? बहुत ही अजीब क्वेश्चन दिख रहा है, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में तो देखने को ही नहीं मिलेंगे। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? सोचो सोचो, कुछ किया जा सकता है क्या सर? इससे हमें कुछ वैल्यू मिल सकती है क्या? सोच के देखो ध्यान से। अगर हम कुछ वैल्यू उससे निकाल पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है, बहुत अच्छी बात होने वाली है। सोच के देखो, इसको हम कुछ लिख सकते हैं। इसको जो हमारे पास है दैट इज साइन एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। हमें क्या मिला? साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि जहां पर भी कॉस स्क्वायर एक्स होगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स को लिखा जा सकता है। ये चीज समझ में आ गई? साइन एक्स को लिखा जा सकता है। अब ये क्या लिखा हुआ है? अगर मान के चलो कि cos 8 टू द पावर x लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x की पावर 4 लिख सकते हैं क्या? 4 लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, 4 लिख सकते हैं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 टू z हो जाएगा। अब cos स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन लिख सकते हैं। यानी इसको हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट साइन टू द पावर 4x लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। लेकिन अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एग्जैक्टली यहाँ पर करेंगे क्या जिससे हमारी चीजें इजीली सॉल्व हो जाए। कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? चलो करके देखते हैं। सबसे पहले इसी चीज को सीरियल वाइज करते हैं। हमारे पास कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते थे? कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर लिखा जा सकता है। हर जगह साइन पुट कर दो। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स है। तो यहां से हम क्या लिख देंगे? साइन एक्स यानी साइन की पावर 4, साइन 4x प्लस 2 कॉस की जगह हमने लिख दिया साइन 3x, और प्लस यहां क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू होगी कितनी? सोच के देखो। अब जल्दी से मुझे बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू? कैसे करेंगे सॉल्व? आ चुका है हमारा, सिंप्लीफाई हो चुका है, पावर्स कम हो चुकी है लेकिन साइन के रिस्पेक्ट में हो चुकी है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी बताओ मुझे। मैं चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में तुम लोगों का वेट कर रहा हूं। जल्दी से सारे बच्चे पहले कमेंट कर दो। जल्दी 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 कमेंट करो पहले। देखो एक चीज बताता हूं तुम्हें। साइन थीटा, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है?
ये फॉर्मूला है जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर नहीं है और ना ही हमें पढ़ाया जाता है, बट इसका यूज आ सकता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, इसकी वैल्यू आती है कितनी, इसकी वैल्यू हमेशा आती है तुम्हारी 1। कॉस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आती है हमेशा। अब सोच के देखो, कुछ समझ में आया तुम्हें? क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? सोच के देखो जल्दी से, जल्दी बताओ मुझे क्या किया जा सकता है यहाँ पे। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम इसको यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? जल्दी। चलो इसको बाद में यूज करते हैं, पहले ये देखो ध्यान से, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा? अगर हम इसका होल स्क्वायर निकालें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा। समझ में आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां से भी रुक जाना, इसको समझा रहा हूं कैसे करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब तुम इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन, ये पावर 2 यहां थी, 1 थी, 3 थीटा। और तुम ध्यान से देखोगे तो यही एग्जैक्टली तुम्हें यहां पे दिख रहा है, साइन की पावर 4, 2 साइन की पावर 3 और साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमारे पास ये जो पूरी चीज लिखी हुई है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब आगे देखो, हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और हमें पता है कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है, 1। तो उसकी जगह हमने लिख दिया 1, और स्क्वायर था तो स्क्वायर, बट स्टिल 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यानी इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। देखो मैं तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन बता दूं, इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक कर बताता हूं ताकि तुम्हारा अपना दिमाग काम करे, क्योंकि वो काम करना ज्यादा जरूरी है। मुझे तो आता ही है, मैं तो कर ही लूंगा, तुम्हारा करना ज्यादा जरूरी है। ये चीज समझ में आई? थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर थिंकिंग करनी पड़ेगी। अब तुम खुद सोच के देखो, 1 मार्क्स के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिमाग लगाना और पेन और कॉपी तो लेके बैठना। अच्छा ये एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है दैट cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू करके देखते हैं। चलो क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास लिखा हुआ है दैट cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो साइन स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये समझ में आया? तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस पूरे सेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अच्छा और यहां क्या आ गया, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब मुझे बताओ ये बेसिकली होता क्या है, कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a। तुम एक चीज नोटिस करके देखना, हम कभी भी हमारा सारा आंसर साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो हम आंसर तो देखो कुछ भी लिख सकते हैं। इस साइन, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इट बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरी वैल्यू को उठाकर यहां पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस इसकी जगह क्या हो जाएगा 1, और इस माइनस की वजह से ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस
कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए सम हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज द आंसर। है कहीं पे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज द आंसर। समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारा जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, आराम से सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा सॉल्व। देखो ऐसा मत समझना कि लेक्चर बहुत बोरिंग चल रहा है, हमारा काम है जल्दी जल्दी पढ़ाना। मैं तुम्हें चुटकुले सुनाऊं, जोक सुनाऊं, शायरी सुनाऊं, उसका कोई फायदा नहीं है। जितनी जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी, जितनी जल्दी तुम क्वेश्चन सॉल्व करके निकल लोगे, तुम्हारे लिए बेनिफिट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें क्लास 9th का फिजिक्स भी यूज हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट। ठीक है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो मान लेते हैं ये जमीन है, जमीन पे यहां कहीं पर प्लेन है और यहां से कोई पर्सन इसको देख रहा है। तो यहां से इस पर्सन को जब देख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देखना। सो ये वाला एंगल मिल गया हमें 30 डिग्री। और क्या गिवन है? अ प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है, मान लेते हैं ए, प्लेन हमारा है बी पॉइंट पे और ये पॉइंट हम ले लेते हैं सी। तो कौन सी डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, ये वाली या ये वाली? तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि तुम्हें क्या लगता है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये जो हमारे पास 12 किलोमीटर की डिस्टेंस गिवन थी, ये किसकी गिवन है? भाई साफ साफ लिखा, प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर से प्लेन की डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है इट्स हाइट अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है? ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है? अब याद करो अपना वो फॉर्मूला, पंडित भोला प्रसाद वाला। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला। हमारे पास कौन सी दो साइड्स यूज हो रही है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। यानी कि हम यूज कर सकते हैं साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे हम? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h, हाइपोटेन्यूज यानी कि 12। किलोमीटर में ही सारे आंसर हैं, तो हमें डिजिट्स को चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? कौन बताएगा मुझे? साइन 30 की वैल्यू 1/2। चलो, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन में 12। तो h इज इक्वल टू हो गया 12 अपॉन में 2। सो h इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। यानी प्लेन जो है वो अभी जमीन से टोटल 6 किलोमीटर की हाइट पर है। 6 किलोमीटर की हाइट पर है। समझ में आ गया ये? कोई डाउट इसमें? क्लियर बिल्कुल? चलिए बहुत बढ़िया। हाइट एंड डिस्टेंस यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, और इसके मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोगों की पीवाईक्यूज करा रखा हूं, तो वो सीरीज भी जरूर देख लेना। इस क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियाई, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियाई 12 सेंटीमीटर इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेंटर एंगल ऑफ अ सेक्टर इज। ओके, हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में हमारे पास ये पोर्शन गिवन है और इसका एरिया गिवन है। इसका एरिया कितना है? 60 पाई। इसका एरिया कितना गिवन है? 60 पाई ऑलरेडी इसका एरिया गिवन है। ठीक है, 60 पाई एरिया गिवन है। रेडियस भी गिवन थी क्या हमारे पास? रेडियस भी गिवन थी भाई 12 सेंटीमीटर। रेडियस भी गिवन है 12 सेंटीमीटर की, रेडियस भी गिवन है। ठीक है, चलो रेडियस गिवन होगी। और क्या गिवन है हमारे पास? कुछ भी नहीं गिवन है। हमें बताना है इसका एंगल। हमें क्या बताना है? इसका एंगल। और ऐसे केस में फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है दैट थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर।
मतलब कि सर्कल के एरिया को मल्टीप्लाई कर दो थीटा अपॉन में 360 से। एरिया ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 60 पाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई, और आर की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12 आर स्क्वायर। समझ में आया? पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि पाई इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है थीटा की वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 ऑलरेडी यहाँ पर है, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 360 एंड डिवाइडेड बाई नीचे 12 इंटू 12। समझ में आया? 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। ठीक है, आगे आते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 360 अपॉन में 12। अब 12 के टेबल में कहीं 36 आता है क्या? 12 3 जा 30 से। यार तुम में से बहुत सारे को तो टेबल याद नहीं होगी, कहते हो सर लिखने को मैं 20 तक लिख लेता हूं, है ना। 12 3 जा 30, सो दैट थीटा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 30, सो सी थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। आया है कहीं आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आएगी? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे बड़े आराम से चीजें चल रही होंगी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट एक बार मैं चेक कर लूं कि सारी रिकॉर्डिंग सही चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मैं पूरा लेक्चर खत्म कर लेता हूँ और एट द एंड पता चलता है कि रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई है। बट ठीक है, ऐसा है नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छे से। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. The difference of the area of minor sector of angle 120 degree and its corresponding major sector of the circle is radius 21 sector. Okay, हमसे ये पूछा है कि आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में एक हमारे पास छोटा वाला क्या हो गया माइनर सेक्टर, बड़ा वाला क्या हो गया मेजर सेक्टर। अब क्वेश्चन को देखो, द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री। अच्छा, इसका एंगल कितना गिवन है 120 डिग्री, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रेडियस 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर है, और हमें क्या निकालना है डिफरेंस किसका, डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ एंगल इतना एंड द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मतलब हमें माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है और उसको फिर माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे माइनर सेक्टर का। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, थीटा कितना है 120 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7। अच्छा, एक चीज याद रखना, दोनों में डिफरेंस निकालना है ना, मैं तो डिफरेंस में दोनों में पाई आएगा। हम पाई को सॉल्व ही नहीं करेंगे, एज इट इज रख लेंगे, एक ही जगह सॉल्व करेंगे सीधा। तो पाई को यहीं छोड़ देते हैं, पाई को पाई रखते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, जल्दी बताओ कितनी हो जाएगी। आर की है 21 इंटू 21। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 12 3 जा 36, और 21 से 21 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ गया 21 और 24, यानी 441। तो कितना आ जाएगा 441 पाई अपॉन में 3। ये आया किसका एरिया, इसका एरिया। अब मेजर सेक्टर का एरिया क्या आएगा, तुम्हें पता है कि जो मेजर सेक्टर है वो पूरा का पूरा क्या है सर्कल, पूरा का पूरा क्या है। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो, इसका एरिया कितना होगा, एरिया सॉरी एंगल कितना होगा 360 माइनस 120, कितना हो जाएगा सोच के बताओ। 0 में से 0 गया 0, 6 में से गया 4, और यहाँ हो गया 2, 240 डिग्री। यानी कि इस वाले का एरिया अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन में 360 अगेन पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास 240 मल्टीप्लाइड बाई 360, पाई को एज इट इज पाई रहने देंगे, रेडियस हमारी सेम होने वाली है। 0 से 0 कट गया, 12 2 जा 12 3 जा। ठीक है, अगेन इसका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 441 अपॉन में 3 पाई। अब इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है तुम्हें, सिंपल। तो डिफरेंस निकालना था, तो चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 441 पाई माइनस अपॉन में 3 है, सो 441
पाई अपॉन में 3। दोनों साइड से हम पाई को कॉमन ले सकते हैं, या नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, सिंपल। मल्टीप्लाई कर लोगे तो 882 पाई माइनस 441 पाई आ जाएगा। ठीक है, कितना आया इसका, माइनस करके देख लो कितना आ जाएगा, 441 पाई, 441 पाई। आंसर हमारा कोई भी पाई के रिस्पेक्ट में नहीं गिवन है, तो पाई की वैल्यू होती कितनी है, 22/7। तो सिंपल क्या करो, 441 इंटू 22/7 कर लो, कर सकते हो, चलो कर लो। या सिंपल मल्टीप्लाई करना हो तो 1.414 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब मैं इसको कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी तुम अपना आराम से कैलकुलेट करते रहना, क्योंकि एग्जाम देखो यार तुम्हारा है, मेरा यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो 441 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 22 से, इट बिकम्स समथिंग कुछ, और डिवाइड कर दिया 7 से, तो इट बिकम्स कितना आ गया हमारे पास, आंसर इज 462। 462 यानी कि ऑप्शन नंबर 6, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसको डिफरेंस निकाल लेना और सिंपली सॉल्व कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। अच्छा, अगर तुम्हें किसी में कैलकुलेशन वगैरह गलत लगेगी तो वो तुम सही कर लेना, तुम्हें प्रोसेस पता चल चुका है, क्योंकि मैंने पूरा आंसर निकाला नहीं था, तो हो सकता है मेरा यहाँ पे आंसर थोड़ा सा हो सकता है गलत है, बट ऐसा पॉसिबल बहुत कम है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड किंग। तो टोटल किंग कितने होते हैं, टोटल किंग होते हैं 4, जिसमें से 2 रेड किंग होते हैं और 2 ब्लैक किंग होते हैं। ठीक है, 2 रेड किंग होते हैं और 2 ब्लैक किंग होते हैं, यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन्हें 2 रेड की निकालनी है, तो 2 हो गया, और टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो 2/52 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में कितना आ जाएगा 26, तो 1 में 26, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 16 था ये, अब आते हैं 17 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। अ गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज। अच्छा, अगर इसका फर्स्ट प्राइज आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्राइज इज 0.08, इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड। अब उसके कितने टिकट सोल्ड हुए थे, 6000 टिकट्स जो थे वो सोल्ड हुए थे। हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बॉट, कितने टिकट्स उसने बॉट किए थे। अब खुद ध्यान से सोच के देखो, कोई एक इवेंट था जिसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो कैसे निकालेंगे, आउटकम्स की, आउटकम्स की एंड अपॉन में, सॉरी फेवरेबल कंडीशन लिख लो, फेवरेबल कंडीशन, और नीचे क्या आ जाएगा आउटकम्स की। आउटकम्स तो हमें पता है कि टोटल कितने कार्ड्स बिके थे हमारे पास, 6000। अब ये फेवरेबल कंडीशन क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन वो होगी जो उस लड़की ने खुद के लिए लॉटरी खरीदी होगी, यानी कि लॉटरी परचेस्ड, परचेस्ड लॉटरी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट कितना गिवन है 0.08, 0.08, यानी जो लॉटरी उसने परचेज की उसकी वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी हो तो सिंपल 6000 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, इसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, और 3 जीरो लगाने के बाद 2 जीरो के बाद डेसिमल लगा देंगे, सो आंसर इज 480, 480 ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रोबेबिलिटी में से आ सकते हैं, और ये इसको बोलते हैं हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आपके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं यूज हो रहे, आपको पूरे फॉर्मूले में से कुछ एक टर्म का यूज आ रहा है, यहाँ पे कुछ एक टर्म का यूज आ रहा है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 18। ओके, चलिए स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन, द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड द सिटी इज 66 डेज इन अ गिवन फॉलोइंग।
66 दिन के अंदर जो रेनफॉल होने का रिकॉर्ड है उसका एक टेबल हमारे पास गिवन है, और डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द क्लास इज, अच्छा हमें डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस चार्ट को, अब तुम्हें तो नॉर्मली ये वर्टिकली बनाना पड़ेगा बट मैं यहां नहीं बनाऊंगा, या चलो बना ही लेते हैं। 0 से 10 कितना है, 22, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 टू 60। 0 से 10 कितना था, 22, इसके बाद था 10, इसके बाद था 8, इसके बाद था 15, इसके बाद था 5 एंड इसके बाद था 6। ठीक है, अब हमें सबसे पहले यहां पर चाहिए क्या होता है, सबसे पहले तुम ध्यान से बताओ तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, तुम्हें यहाँ पे चाहिए होता है CF। क्या चाहिए होता है, CF। और CF कैसे निकालते हैं, CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एज इट इज 22, नीचे वाले को प्लस किया इट बिकम्स 32, नीचे वाले को प्लस किया इट बिकम्स 40, इट बिकम्स 55, इट्स बिकम्स 60 एंड इट बिकम्स 66। इट बिकम 66। अच्छा अब तुम मुझे बताओ, अब तुम मुझे बताओ कि यहां पर सबसे पहले हम, अब हमारे पास क्या क्या आ गया, CF आ गया, इसी को तुम ऐसे बना लोगे तो ये चार्ट के फॉर्म में बन जाएगा। हमारे पास इंटरवल है, गिवन है, हमारे पास F है और हमारे पास CF भी है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमें क्या क्या निकालना था क्वेश्चन में, हमें निकालना था अपर लिमिट निकालनी थी। अच्छा इसमें हायर फ्रीक्वेंसी कितनी है, हायर फ्रीक्वेंसी है 22, हायर फ्रीक्वेंसी कितनी है 22 है, तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे हायर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 22। ठीक है, अच्छा तुम्हें मीन मीडियन और मॉडल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं पता है तो हमारे पास होगी प्रॉब्लम। हायर फ्रीक्वेंसी निकालना क्यों, क्योंकि हम मॉडल क्लास निकाल पाए। अब मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास होती है हाई फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल। तो हायर फ्रीक्वेंसी कितनी थी 22, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, इसी 22 का ये 0 to 10, तो 0 to 10 आ गया हमारे पास पहला मॉडल क्लास। बात समझ में आ गई। अच्छा मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग हमारी अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट कितनी है 10, अपर लिमिट कितनी है 10, मॉडल क्लास आ गया। अब आता है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी बताओ मुझे। अपर लिमिट यहां पर 10 है, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास पहले लेंगे किसको मुझे ये बताओ। मीडियन क्लास लेंगे किसको, सोच के बताओ मुझे जल्दी से। अगर मैं कहूं कि मीडियन क्लास में इसको लेना चाहता हूं तो क्या मैं ले सकता हूं इसको, जल्दी बताओ। यस बिल्कुल ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि 33 यहीं पर लाई होगा, 33 कहां लाई होगा, यहीं पर लाई होगा। सो इस केस में अगर हम डिफरेंस निकाल कर देखें, सो 30 माइनस 10, इसकी अपर लिमिट कितनी हो गई 30, तो 30 माइनस 10 इट बिकम्स 20। तो मीडियन क्लास कितना हो गया हमारे पास 20 हो गया, मीडियन क्लास कितना हो गया 20। क्लियर है, हालांकि ये मैंने ट्रिक से सॉल्व कर लिया है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो तुम पूरा फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्लास नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट विल बी आवर क्वेश्चन नंबर 19। लिखा हुआ है एजर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, एजर्सन पहले पढ़ते हैं फिर रीजन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है इन अ गिवन फिगर अ स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सिलेंडर। ओके, इन अ गिवन फिगर, अच्छा इसका मैंने फिगर नहीं बनाया क्या, एक सेकंड, एक सेकंड, इसका मुझे फिगर देखने दो फिर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 90। ओके हाँ ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, एक हमारे पास सिलेंडर है और इसी सिलेंडर के अंदर एक हमारा स्फीयर है।
ऐसा बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। चलिए, अच्छा वो मैंने टेस्ट पेपर यहाँ रखा हुआ था, अदरवाइज तो डायग्राम ही नहीं मिलता हमें। चलिए, डायग्राम बिल्कुल सही बन गया हमारा, हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, डायग्राम बन गया, अब आगे देखते हैं। लिखा क्या है, इन अ गिवन फिगर द स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सिलेंडर। एक स्फीयर था जो किसके अंदर था, सिलेंडर के अंदर था, हमने बना दिया। The surface area of a sphere is not equal. The surface area of the sphere is not equal to the curved surface area of a cylinder. इसमें ये बोला है कि अगर हम स्फेयर का एरिया फाइंड करते हैं तो वो सीएसए के, सिलेंडर के सीएसए के बराबर नहीं होगा, सिलेंडर के सीएसए के बराबर नहीं होगा। अब एक चीज देखो, ये पता कैसे कर सकते हैं, अगर हम सर्कल का एरिया निकालें, सर्कल का एरिया, सॉरी स्फेयर का एरिया, तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम सिलेंडर का सीएसए निकालें तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो फॉर्मूले में अगर तुम कंपेयर भी करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 4 और एच का डिफरेंस आएगा ही आएगा, 4 और एच का डिफरेंस आएगा ही आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एजर्सन तो बिल्कुल सही नहीं है, यानी हमारा एजर्सन है गलत, एजर्सन गलत है। यहां क्या लिखा था, स्फीयर इज नॉट इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब लेकिन एक चीज और सोच के देखो, अगर हमारे h की वैल्यू 4 होती, अगर हमारे h की वैल्यू 4 होती तो क्या ये फिनोमिना सही नहीं होता, h की जगह 4 आ जाता, दोनों जगह 4 4 बच जाते और इक्वल हो जाता। मतलब कि कुछ केसेस में इस कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं सही है एजर्सन को, और कुछ केसेस में कह सकते हैं नहीं सही है। यानी कि ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा फॉल्स में, क्योंकि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो सिचुएशनल बेस्ड सही हो, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ इनपुट में सही आ रही हो, कुछ इनपुट में सही नहीं आ रही हो, तो उसको हम फॉल्स मानते हैं। तो हमारा ए क्या हो गया, फॉल्स। अब अगर ए फॉल्स हो गया तो आगे देखो, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, पहला ऑप्शन खत्म, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दूसरा ऑप्शन खत्म, ए इज ट्रू खत्म, क्योंकि हमारा ए ही फॉल्स था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारा वहीं से आंसर आ गया, बट स्टिल फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। रीजन क्या लिखा हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। चलो ये तो सही लिखा हुआ है, ये तो सही लिखा हुआ है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, एज यूजुअल हो गया सही। चलो आगे बढ़ते हैं। एजर्सन एंड रीजन के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सिचुएशन दी है वो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए दी है या होल सिनेरियो की वो बात कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एजर्सन एंड रीजन का ही होगा, आई एम श्योर। तो यहां पर हमारे पास है, एजर्सन को पहले पढ़ते हैं। द 11th टर्म ऑफ एपी इज 7 9 11 13 इज 67, ठीक है। 11th टर्म हमारे पास 67 गिवन है। अच्छा, रीजन क्या है, इफ एसएन, अब यहां से तुम 11th टर्म तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, तो A11 होगा क्या, A11 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, n की जगह क्या आ जाएगा 11 माइनस 1 D। तो A11 निकालना है, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, प्लस कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई D, इसमें से इसको माइनस कर दिया, कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 10 2 जा 27, इट बिकम्स 27। भाई A11 27 आ रहा है और इनके अकॉर्डिंग 67 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी हमारा A जो है वो फॉल्स है, A जो है वो फॉल्स है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी बताओ मुझे। द 11th टर्म ऑफ AP इज 67, तो A11 कितना था हमारे पास 67 था, ठीक है। चलो हमारा A11 हमने फाइंड किया, AP हमारे पास गिवन थी, तो A की वैल्यू 7 लग दी, 9 हमारे 2 आ जाएगा, ठीक है। और अरे सॉरी देखो प्रॉब्लम का, अच्छा ठीक है सही तो रखा है हमने, 10 2 जा 20 और प्लस 7 27 आएगा, भाई यही सही नहीं है। दूसरा रीजन भी पढ़ लेते हैं। इफ Sn इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP देन द nth टर्म इज n गिवन बाय, हमें पता है ऑप्शन डी ही होने वाला है, क्योंकि हमारा A ही गलत है, हमारा एजर्सन ही गलत है। समझ में आ गया, तो सिंपल तुम कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे भी एक बार को कंफ्यूजन लगी यार, कैसे तो नहीं मैंने गलत कर दिया, नहीं लेकिन सही है। प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। वाओ, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, सीबीएसई का बिल्कुल से फेवरेट क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन को तो सीबीएसई डालेगी नहीं तो जैसे सीबीएसई की सांस नहीं आएगी, सीबीएसई की सांस नहीं आएगी।
फिलहाल मैं तुम्हें बता दूं, हम पहुंच चुके हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी के ऊपर पहुंच चुके हैं एंड 21 इज अवर सेक्शन बी। 21 इज अवर सेक्शन बी। क्या कह रहा है? प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। 6 प्लस रूट 2 क्या है? एक इरेशनल है। तुम्हें पता है कि इसकी एक सिंपल सी स्टेटमेंट आती है, और अगर वो स्टेटमेंट तुम्हें पता है तो तुम इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें फिक्स स्टेटमेंट ही लिखनी होती है। एंड दैट स्टेटमेंट मैं तुम्हें एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ताकि यही स्टेटमेंट तुम हर बार सेम टू सेम लिख दोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे। क्यों? हम खुद ही एज्यूम करेंगे, खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को गलत प्रूफ करेंगे और बाद में लिख देंगे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इस वजह से हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा, यहां से अगर हम रूट 2 की वैल्यू निकालें तो रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अपॉन में बी माइनस 6। ए अपॉन में बी माइनस 6 लिख सकते हैं ऐसा? क्या लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, रूट 2 की वैल्यू निकालो तो रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी 6 लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। अगर हम एलसीएम ले सकते हैं अपॉन में बी। समझ में आई है? हम कर क्या रहे हैं? हमने सबसे पहले ये मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अब यहां से हम रूट 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। रूट 2 की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं दैट, क्या लिख सकते हैं? देखो, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, सो दैट 6 प्लस रूट 2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। हालांकि ये पूरी स्टेटमेंट है, तुम इतना भी लिख के आ जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा, बट तुम्हें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? लेट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल नंबर लिख देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले हमने रेशनल नंबर लिख दिया, फिर हमने यहाँ से रूट 2 की वैल्यू निकाली। जो रूट 2 की वैल्यू देखी वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ रही थी, कहीं ना कहीं इसमें रूट आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। और किसी इरेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर को सम करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम जिसमें बीई क्या है? बीई जो है वो बाइसेक्टर है सीडी का। अच्छा, सीडी को ये लाइन बाइसेक्टर कर रही है, मतलब ये वाली लाइन इसके इक्वल है। सीएम इज इक्वल टू एमसी। ओके, एंड इंटरसेक्ट एसी एट एल। एसी को एल पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, बाइसेक्टर नहीं है, बस वो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, प्रूव दैट ई एल, ये वाली लाइन, इज इक्वल टू 2 ऑफ बी एल, इज इक्वल टू 2 ऑफ बी एल। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि इसका और इसका रेशियो 2:1 का है। अगर हमने ये प्रूफ कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये काम होगा कैसे, ये बताओगे तुम लोग। जल्दी से बताओ मुझे कि इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। जल्दी। यहां पे हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा? ए एल ई। ए एल ई, ए एल ई एक ट्राइंगल दिख रहा है। इन ट्राइंगल ए एल ई। अच्छा, ए एल ई किसके सिमिलर है? ए एल ई किसके सिमिलर है? सी एल बी के। सी एल बी के किसके सिमिलर है? सी एल बी के। क्यों, बताता हूं मैं। पहली बात तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, प्लस ये एक सिंगल लाइन है और ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बात समझ में आई? ये वाला एंगल चलो नहीं भी इक्वल होगा तो हम इस वाले एंगल को इसके इक्वल ले सकते हैं।
तो ये वाला एंगल हो गया इसके इक्वल, ये हो गया इसके इक्वल, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल होगा ही होगा। और जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, और इस तरह से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर मान लेते हैं। और जब ये हमारे पास सिमिलर हो गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए एल अपॉन में सी एल, दोनों साइड के रेशियो को इक्वल ले सकते हैं। ए एल इरेज कर दो थोड़ा सा, क्या ये ए एल अपॉन में सी एल इज इक्वल टू ई एल अपॉन में ई बी, ई एल अपॉन में ई बी, रेशियो हो गया इक्वल। और जब इसका रेशियो इक्वल हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, कुछ साइड्स का इक्वल हम जुगाड़ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। और वो जुगाड़ हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, हमें ई एल इज इक्वल टू टू बी एल प्रूफ करना है। ई एल इज इक्वल टू टू बी एल, बस हमारे पास बी एल नहीं है, ई एल आ चुका है हमारे पास, ई एल आ चुका है हमारे पास, बस बी एल भी तो होना चाहिए, बी एल भी नहीं, अच्छा बीई, हमने बी एल क्यों नहीं लिया, बी एल क्यों नहीं लिया, ए एल ले लिया, ठीक है, ए एल ले लिया अपॉन में एल सी इज इक्वल टू ई एल अपॉन में एल बी होगा ना भाई, यहाँ पे एल बी होगा, ई एल अपॉन में बी एल, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब बताओ क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ए एल और एल सी गिवन है, ए एल और एल सी गिवन है, किसी भी, बताओ 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 जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल अगर हम देखें, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में ये इसको यहाँ पे कट कर रहा है, ये भी नहीं कि पैरेलल है तो हम इसका रेशियो इक्वल लिख दें, नहीं लिख सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ तुम लोग बताओ तब मैं इसको सॉल्व करूँ जल्दी। और अगर आता है तो वीडियो को यहीं रोक कर आगे पहले ट्राई कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। एक चीज हिंट देता हूं, चलो, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। कुछ ऐसा बना सकते हैं हम, कुछ ऐसा बना सकते हैं, ए एल अपॉन में सी एल पहले से था, ई एल किसके बराबर है, ई एल जो था हमारा, ई एल वो किसके रेशियो में बराबर था, वो सी डी के बराबर था, वो सी डी के बराबर था। और दूसरा जो हमारा बी एल था, बी एल जो था वो किसके बराबर था, सी एम के इक्वल था या नहीं था, क्योंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम दिया हुआ था यहाँ पे, बात समझ में आई। यानी अच्छा एक चीज, वो मान लो नहीं भी सही दिया है तो हम यहाँ पे ए एल, ध्यान से देखो, ए एल अपॉन में सी एल इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस लिख सकते हैं, तुम पहले वाले से कंपेयर ना करो, इसको हम अलग से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हमारा दोनों LHS एक साइड है तो क्या हम RHS को इक्वल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं RHS को इक्वल, जल्दी बताओ मुझे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा ई एल अपॉन में बी एल इज इक्वल टू सी डी अपॉन में सी एम, सी डी अपॉन में सी एम, सी डी कहाँ गया, सी डी अपॉन में सी एम। अब सी डी अपॉन में सी एम हमारे पास है, ई एल और बी एल आ चुका है, सी डी देखो कितना था, सी डी अपॉन में सी एम, यानी कि इसी कितना था, अगर इसका रेशियो देखें तो 1:1 था। तो 1:1 में अगर हम सी डी की वैल्यू को अगर हम 2 ले लें, ध्यान से देखना, ई एल अपॉन में बी एल, इसकी वैल्यू को अगर हम 2 ले लें, मतलब मान लेते हैं ये पूरी लाइन 2 सेंटीमीटर की है, तो ये कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की, क्योंकि उसकी हाफ है, तो 2 अपॉन में 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ई एल इज इक्वल टू 2 बी एल, जो कि हमें प्रूव करना था, जो कि हमें प्रूव करना था। मतलब तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीबीएसई ने तो देखो ऑलरेडी कह रखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हें जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, कुछ चीजें खुद से दिमाग में लानी पड़ेंगी, इसीलिए मैं यहाँ सैंपल पेपर में ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि तुम चीजों को सॉल्व करो, तुम खुद से सॉल्व करोगे, तुम्हारी चीजें तुम्हें आने लगेंगी। क्लियर हुई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी डायग्राम तुम लोगों ने देख ही रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। चलिए
क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ प्रूफ करना है क्या? ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों की दोनों देखो टेंजेंट है। अब तुम कुछ मत करो, सबसे पहले तुम इस पहले वाले सर्कल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये हमारा सर्कल, सर्कल की थी हमारे पास ये दोनों टेंजेंट। हमें पता है किसी एक सर्कल पे दो टेंजेंट अगर एक ही पॉइंट से जा रही है, एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रही है तो दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं दैट ए ई इज इक्वल टू ई सी। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? आगे आगे तो मैं समझ में आ ही चुका होगा। यस, इस वाले सर्कल को लोगे, इस वाले पॉइंट से भी दो टेंजेंट जा रही हैं, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल, यानी ई डी इज इक्वल टू ई बी। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट नहीं है इसमें? ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये चीजें क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, अगर हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी की लेंथ क्या है? ए ई और प्लस ई बी। तो यहां से अगर हम ए ई ले लें और प्लस इसमें ई बी प्लस कर दें, ए बी और ई बी, तो ए ई किसके बराबर था? ए सी के बराबर था, लिख सकते हैं ए सी। और हमारा जो ई बी था ये किसके बराबर है? ई डी के बराबर, हमने लिख दिया ई डी। अब ध्यान से देखो, ए ई और ई बी मिलकर कितना बना रहे हैं? ए बी। और ये वाली लाइन ए सी, सॉरी ए नॉट ए सी, डी सी ई, गलत लिख दिया था मैंने, सी ई और प्लस ई डी। सी ई और ई डी मिलकर कितना बना रहे हैं हमारे पास? सी डी। हो गया हमारा प्रूफ, हो गया प्रूफ। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? मतलब सिंपल सा तरीका है, तुम चाहो तो ओरल कर सकते हो, हमें पता है दोनों इक्वल होने वाले, बट स्टिल हमें प्रूफ करना है। तो कोई बात नहीं, हम प्रूफ कर लेंगे यार, प्रूफ कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से प्रूफ हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब बहुत आराम से प्रूफ कर लेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अच्छा, दो क्वेश्चन है इसमें, ऑप्शन के साथ दिया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला? प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसे केसेस में जहां पर तुम्हें दोनों साइड सॉल्व करना पड़ सकता है, हो सकता है एक ही साइड सॉल्व करना पड़े, हो सकता है दोनों साइड सॉल्व करना पड़े, तो सबसे पहले यहां पर हम LHS को सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे? कि हमारे पास tan और sec दिख रहा है। कभी भी तुम्हारे पास tan थीटा दिखाई दे तो 99% क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें तुम्हें उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम LHS को सॉल्व करें तो sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 में cos A माइनस साइन A अपॉन में cos A का स्क्वायर। समझ में आई बात? cos A का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करोगे तो एलसीएम तुम ले लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? cos A ऊपर कितना आ गया? 1 माइनस साइन A और होल का स्क्वायर। समझ में आ गया? एज इट इज इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और इसको यहीं छोड़कर हम बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखो, हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 माइनस साइन A का स्क्वायर। अब मैं इंडिविजुअल अगर स्क्वायर कर लूं और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया? 1 माइनस A का होल स्क्वायर, यानी A माइनस B का होल स्क्वायर। तो इसको हम A माइनस B के होल स्क्वायर से एक्सपेंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? समझाता हूं। क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आएगा क्या? ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और इसको जब हम लिख सकते हैं तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन A और दूसरे ब्रैकेट में अगेन 1 माइनस साइन A। हम एक्सपेंड कर देंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB आ जाएगा और 2 साइन थीटा हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगा, और यहां पर हम कुछ चीजों को कट कर सकते हैं। ये समझ में आया? अब तुम ध्यान से देखो, अगर हम 1 माइनस साइन A इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन A फिर से ले लें जो कि हमारे पास था, और नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर A है, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A। तो वैल्यू में कोई भी चेंज आएगा? हमने सिर्फ 1 को स्क्वायर दे दिया, और 1 का स्क्वायर हमेशा कितना होता है? 1। वैल्यू में कोई चेंज?
कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर हम 1 माइनस साइन ए न्यूमरेटर को एज इट इज नोट कर लें, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, 1 माइनस साइन ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। समझ में आया? यहां पर देखो कुछ चीजें हम कट कर सकते हैं, जैसे माइनस से माइनस को कट कर दिया तो हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ये आ गया हमारे पास RHS जो हमें प्रूव्ड करना था। ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अगर हम यहाँ पर इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात हो जाती है और फिर हम कभी प्रूफ नहीं कर पाते। और मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 4 स्टेप के बाद तुम्हारा क्वेश्चन लेंथी होता जा रहा है तो समझ जाना तुम गलत कर रहे हो। कुछ क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चंस हैं जिसमें लेंथी बढ़ते हैं, चीजें बढ़ जाती हैं, फिर बाद में उसको कट करना पड़ता है। बट नॉर्मल सिचुएशन में 4-5 स्टेप से आगे अगर बढ़ रहा है तो समझ जाओ तुम गलत कर रहे हो। क्लियर? चलिए अब इसका दूसरा और वाला क्वेश्चन भी है, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ sin a। ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब मैं होता तो दूसरा वाला ही करता। हमें sec a को किस में कन्वर्ट करना है, sin a के रिस्पेक्ट में लिखना है। sec a का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में cos a। अब सोचो, तुम्हें लग रहा था ना, मैंने भी कहा कि मैं होता तो ये अटेम्प्ट करता, तुम भी सोचते यार सिंपल कन्वर्टिंग तो करना है, उस टर्म में लिखना है, लेकिन कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, बस हमें सिंपली क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना है। अब तुम्हें लगाना पड़ेगा दिमाग। साइन ए को हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, ये कॉस स्क्वायर ए का। और जब कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं और हमें स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो हम रूट लगा सकते हैं। क्यों, समझा देता हूं इसको, एक बार देख लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉस स्क्वायर ए इन रूट, और रूट में कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉस ए, यानी कॉस ए को हम इनडायरेक्टली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और तुम देखो यहां से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म गायब, सेक गायब, कॉस गायब, सिर्फ क्या बचा, साइन, यानी कि हमारा सेक ए हमारे इसमें कन्वर्ट हो चुका है। बात समझ में आई? अब ठीक ऐसे ही अगर हम दूसरे वाले को देखें, ये थोड़ा सा इरेज कर दूं मैं क्या, चलो यहां मैं ऊपर कर लेता हूं दूसरे वाले को। हमारे पास क्या है, tan a। अगर हम tan a को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a। sin a तो ऑलरेडी हमारा sin में ही कन्वर्ट है, हमें इस cos a को करना है, और cos a को अभी हमने देखा कि हम क्या लिख सकते हैं, sin a की जगह sin a लिखेंगे और cos a की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इन रूट। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमने एक्सप्रेस कर लिया और हमारा आंसर हो गया। तो तुम्हें अगर लगता है ये आसान है तो ये कर लेना, तुम्हें अगर लगता है अब ये आसान है तो ये कर लेना, तुम्हारी अपनी मर्जी है। और यहाँ पर हमने 24 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। एंड नाउ मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि पूरा जो पेपर है वो टोटल 3 घंटे का होता है, तो मैंने इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। एंड दिस वाज योर पार्ट 1, जिसमें हमने फर्स्ट से लेकर 24 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व किए हैं। अब जो सेकंड पार्ट आएगा, जो तुम्हें कल मिल जाएगा सेम 8 बजे इसी YouTube चैनल पे, वो तुम देखना, उसमें तुम्हारे आगे के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊंगा, और ऐसे ही सैंपल पेपर के अमेजिंग वीडियोस आते रहेंगे। और संडे को मॉर्निंग में 11 बजे तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो आने वाला है। संडे मॉर्निंग 11 बजे बहुत स्पेशल वीडियो आएगा जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है। या इवन मैं सैटरडे को उसको डाल दूंगा, तो सो दैट तुम सैटरडे को जरूर देख लेना उसे। क्लियर? तो सैटरडे को 8 बजे वीडियो आएगा, 100% देखना, बहुत अमेजिंग वीडियो है। तुम्हारे प्री बोर्ड के नंबर ना बहुत अच्छे से बढ़ने वाले हैं। तो चलो, मैं सूर्यप्रकाश मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा सैंपल पेपर का सीरीज शुरू हो चुकी है, तो मैं मस्त इसको अच्छे से सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वीडियो को पहले पॉज करो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन को मैच करो। ओके, तो गुड लक, मिलते हैं लेक्चर 2 में।